बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के मॉड्यूल 1 में हमने चर्चा की थी कुछ मेजर पॉइंट्स पे। इन 4 पॉइंट्स पे हमने चर्चा की थी व्हाई व्हाट हाउ अबाउट स्टॉक मार्केट। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को देखा था, इंडाइसेस की बात की थी और मार्केट कैपिटलाइजेशन की चर्चा मैंने की थी। आज के इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं बात करूंगा इंडाइसेस के बारे में। थोड़ी बहुत और भी डिटेल चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, उनकी वेबसाइट्स क्या है, कैसे उन वेबसाइट्स को यूज करना है, इसकी भी थोड़ी सी ब्रीफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है हमारी NSEindia.com। NSEindia.com की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट पिछले दिनों परफॉर्म किया है। तो ये आपको पिछले दिन की क्लोजिंग के हिसाब से बताएगा कि मार्केट में किस तरीके की क्लोजिंग रही है। इवन यहाँ पे आपको करेंसी मार्केट के भी अपडेट दिखेंगे कि करेंसी मार्केट कब ओपन हुआ है, कब ओपन होगा नेक्स्ट डे। इसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि NSE इंडिया पे करेंसीज की भी ट्रेडिंग होती है और कमोडिटीज की भी ट्रेडिंग जो है वो NSE इंडिया पे होनी शुरू हो चुकी है अब। पहले ये ट्रेडिंग केवल MCX पे होती थी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, लेकिन अब NSEindia.com पे भी इसकी ट्रेडिंग जो है आप कर सकते हैं। यानी NSE की स्टॉक एक्सचेंज पे भी आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे, जो पहला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में क्या कंडीशन रही है पिछले दिनों। एक दिन पहले का ये डाटा है अभी फिलहाल। तो जब मार्केट लाइव होता है तो ये लाइव चलता है, अपडेट होता रहता है ये लाइव। इस साइड में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से टॉप गेनर रहे हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 से मेरा मतलब है कि NSE का जो इंडेक्स है उसके टॉप गेनर कौन रहे हैं और टॉप लूजर कौन रहा है, उसकी चर्चा यहाँ पे की रहती है। टॉप 5 जो होते हैं वो टॉप गेनर में दिखता है और टॉप 5 जो होते हैं वो टॉप लूजर में भी दिखता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मोस्ट एक्टिव भी देखने को मिलेगा। मोस्ट एक्टिव से तात्पर्य यह है कि उस दिन कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्टिव है, मतलब जो ट्रेडर हैं वो किस स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो ये कुछ स्टॉक्स के नाम हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडर एक्टिव थे पिछले दिनों। ये कुछ स्टॉक्स और भी हैं जहां पे वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेडर जो हैं वो एक्टिव थे यहाँ पे। और ये जो है आपको ये वैल्यू के हिसाब से कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको वैल्यू के हिसाब से दिख रहा है। तो आप यहीं से टॉप गेनर टॉप लूजर देख सकते हैं। जब लाइव मार्केट चलता रहता है तो यहाँ पे लाइव अपडेट होता रहता है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अपने काम की जो चीजें हैं वो आपको मेजर में बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अबाउट, अगर आप जानना चाहते हैं NSE के बारे में, बहुत सारी डिटेल यहाँ पे है कि NSE की ग्रुप कंपनियां कौन सी हैं, इंडाइसेस क्या है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इंडाइसेस की चर्चा भी करूंगा, लेकिन इस वेबसाइट के थ्रू नहीं, मैं किसी और वेबसाइट के थ्रू इंडाइसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या NSE प्रोवाइड करती है, ये भी यहाँ आपको इस डिटेल में देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इन सब की यहाँ पे चर्चा की हुई है। अगर आपको इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में मालूम नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। मैंने इक्विटी डेरिवेटिव का बेसिक वीडियो ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। डेरिवेटिव में जनरली फ्यूचर और ऑप्शंस आते हैं, और फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने इसी चैनल पे वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको म्यूचुअल फंड्स का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ये मेजर यहाँ पे अबाउट अस है। इसके बाद आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फिर कि मार्केट डाटा में आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट ओपन होने से पहले क्या कंडीशन है। डेरिवेटिव मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेरिवेटिव मार्केट पे जा सकते हैं। इसके बाद फिक्स्ड इनकम और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जो मार्केट में चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में आप जान सकते हैं, हालांकि इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में। इसके बाद आप चाहें तो मार्केट डाटा डेली रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। रियल टाइम डाटा भी आप NSE से खरीद सकते हैं। ये भी बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर वेंडर प्रोवाइडर होते हैं वो NSE से डाटा परचेज करते हैं और फिर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये मार्केट के डाटा जो है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं सारा कुछ। ऑप्शंस की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन की डिटेल देखने को मिलेगी।
तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। हालांकि आपका ब्रोकर भी ये सारा चीज प्रोवाइड करता है, तो आपको ब्रोकर के टर्मिनल से भी हर चीज देखने को मिल जाती है कि स्टॉक के प्राइस क्या चल रहे हैं, किस तरीके का स्टॉक बिहेव कर रहा है, और ऑप्शंस की प्राइस क्या चल रही है। ये सारा डिटेल आपको ब्रोकर के टर्मिनल पे भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें कि एक आम जनता जिसको पहली बार एनएसई इंडिया के वेबसाइट पे आया है, वो जानना चाहता है किसी स्टॉक के बारे में, तो आप उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं किसी स्टॉक को सर्च करता हूँ और मैंने रिलायंस का नाम यहाँ पे लिखा। जैसे ही आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे रिलायंस की जो भी कंपनियां रहेंगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहता हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्लिक करूंगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुझे दिखेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस क्या चल रहा है। ये दिखा रहा है कि प्रीवियस क्लोजिंग, मतलब पिछले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लोजिंग कितने पे हुई थी ये बता रहा है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन रिलायंस का ओपन जो था वो 2100 का था, और फिर ये क्लोज जो हुआ है ये 2098 पे हुआ है, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से और नीचे क्लोज हुआ है, इसीलिए इसका कलर जो है वो आपको रेड देखने को मिल रहा है। वीवैप जो है इसको हम कहते हैं वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस। वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस एक अलग ही टॉपिक है, जिसका टेक्निकल इंडिकेटर के तौर पे भी बहुत सारे लोग टेक्निकल ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। वीवैप इंडिकेटर पे मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, और आप चाहें तो वीवैप पे ज्यादा डिटेल के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। लोअर बैंड और अपर बैंड का मतलब यह है कि इस स्टॉक में कुछ लिमिट होती है, हर स्टॉक की एक लिमिट होती है कि वो एक दिन में किस प्राइस पे जाके रुक सकता है, यानी कि सर्किट हम जनरली इसको कहते हैं। सर्किट से मेरा मतलब यह है कि अगर ये स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से 20% नीचे चला जाएगा तो उसमें लोअर सर्किट हम कहेंगे। अगर ये स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से 20% ऊपर चला जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि अपर सर्किट कहेंगे। हालांकि जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड होते हैं उसमें किसी भी तरीके का प्राइस बैंड नहीं होता, यानी कि लोअर सर्किट लगता भी है तो वो तुरंत ओपन हो जाता है, अपर सर्किट लगता भी है तो वो ओपन हो जाता है। ये डिटेल चीज है, तो कभी हम अगर स्टॉक मार्केट के प्राइस बैंड की चर्चा करेंगे तो मैं इसकी लोअर प्राइस और अपर बैंड प्राइस के बारे में और भी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा कि सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन आपको बताता है कि इस सिक्योरिटी, यानी कि रिलायंस सिक्योरिटी से मतलब यह है कि किसी भी स्टॉक को जनरली हम सिक्योरिटी कहते हैं, हम किसी बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज कहते हैं। तो इस तरीके के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी के बारे में डिटेल। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग इसमें अलाउड है। ये कौन से क्लास ऑफ शेयर्स है, तो इक्विटी में है। डेरिवेटिव इसमें अवेलेबल होता है। फेस वैल्यू, लिस्टेड इशू कैपिटल शेयर्स, कितने इसके जो शेयर्स हैं लिस्टेड हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मैंने मार्केट कैप की चर्चा की थी, तो मार्केट कैप अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ से आपको दिख सकता है। कैलकुलेट कर सकते हैं आप मार्केट कैपिटलाइजेशन, करेंट मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स से। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। कुछ और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ISIN नंबर है इसका, यानी इस सिक्योरिटी का एक इंडिविजुअल नंबर होता है हर सिक्योरिटी के लिए, तो वो ISIN नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। किस डेट को ये लिस्ट हुआ था वो भी आपको दिख रहा है। लिस्टिंग यानी कि IPO आने के बाद में इसकी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कब हुई थी ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। इंडस्ट्री कौन सी है ये भी दिख रही है। सिंबल पी, सिंबल पी से मतलब है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है इस स्टॉक का, और इस सेक्टर का, जिस सेक्टर की ये कंपनी है उस सेक्टर में का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी कितना चल रहा है। इस सेक्टर का कौन से सेक्टर के इंडाइसेस में ये फॉल करता है, तो निफ्टी 500 में। हालांकि रिलायंस जो है वो निफ्टी 50 में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिक्योरिटी की बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ आपको नीचे ट्रेड के इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे कि इसमें कितने वॉल्यूम रहा था। एक दिन का ये डाटा रहता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे कितने वैल्यू में ट्रेडिंग हुई थी वो भी देखने को मिलेगा। टोटल मार्केट कैप कितना है वो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब टोटल मार्केट कैप और फ्री फ्लोट मार्केट कैप में थोड़ा सा फर्क है। टोटल मार्केट कैप में सारे शेयर्स को हम इंक्लूड करके मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप में उन शेयर्स को नहीं लेते हैं जो ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक करने से मेरा मतलब ये है किसी प्रमोटर के द्वारा खरीदा गया हो, यानी ऐसा आप समझें कि जो शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं हो सकती उन शेयर्स को हटा के जो शेयर्स बचता है वो सारे शेयर्स हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप के कैलकुलेशन में ले लेते हैं।
इम्पैक्ट कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट से आप अभी बेसिक लेवल पे इतना समझें कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और किसी स्टॉक को बेचते हैं, एन वक्त पे, उसी वक्त पे, सेम टाइम पे अगर आप खरीदते और बेचते हैं, तो भी आपको कितने पॉइंट का नुकसान हो सकता है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जनरली हम ये कहते हैं कि किसी भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम जो है वो अगर ज्यादा है, बायर सेलर उस पे बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत लो होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको यहाँ पे ट्रेड इंफॉर्मेशन में आपको मिलता है। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है कि डिलीवरी डिलीवरी पोजीशन। तो ये डिलीवरी पोजीशन से मतलब ये है कि टोटल कितने स्टॉक्स ट्रेड हुए और ट्रेड होने के बाद में इसमें कितने लोगों ने कितने परसेंट की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली। यानी इतने स्टॉक का 45% जो है वो डिलीवरी हो गया। डिलीवरी से मतलब है कि लोगों ने खरीद के इस स्टॉक को होल्ड किया है। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक की जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिक जानकारी आपको इतनी भी अगर रहेगी और फिर आप धीरे धीरे देखते रहेंगे, बार बार मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, तो और भी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन नहीं की, वो ये है कि इंट्राडे हाई और लो। इंट्राडे हाई और लो से मेरा मतलब ये है कि जिस भी डेट को ये स्टॉक क्लोज हुआ उस दिन, इंट्राडे से मतलब है कि एक दिन का, उस दिन का हाई कितने का था और उस दिन का लो कितने का था, ये यहाँ पे आपको बता रहा है। और 52 वीक हाई लो आपको बता रहा है कि 52 हफ्ते का हाई कितने का था और 52 हफ्ते का लो कितने का था। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में जा सकते हैं। बोर्ड मीटिंग इसकी कब होने वाली है, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या हुए हैं, इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या है, डेली बायबैक, फाइनेंशियल रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब है कि उसके प्रमोटर ने अगर कुछ खरीदा होगा तो उस तरीके की डिटेल्स जो होगी वो भी यहाँ पे होगी। तो ऐसे हर डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हिस्टोरिकल डाटा अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे, एक महीने का, एक हफ्ते का, एक दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का, एक साल का, आप डेट भी डिसाइड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा, किस स्टॉक में क्या हुआ था। तो ऐसे आप इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे। हालांकि वैसे तो हर ब्रोकर आपको चार्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक इंटरफेस बनाया गया है एनएसई के द्वारा भी कि आप इंट्राडे के चार्ट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एनएसई इंडिया की वेबसाइट है। ठीक इसी तरीके का कुछ आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी वेबसाइट देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो एनएसई पे ट्रेड करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी की इशू नहीं होती और थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी भी लोगों को ज्यादा लगता है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद ही एनएसई इंडिया आया है और इसमें पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग भी होने लगी वो भी पूरी की पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लग गई थी। जब ये एनएसई इंडिया आया था तो रेगुलेटर ने इसको एस्टेब्लिश इसलिए किया था ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो मार्केट में बना रहे। तो ये जो है NSEindia.com के बारे में है, NSE स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस वेबसाइट में, मैं सारा कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको जितना जानना चाहिए उसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दी है। दूसरी वेबसाइट, जैसा मैंने आपको बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद में आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप bseindia.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगा, जैसा आपने एनएसई इंडिया पे देखा था ठीक उसी तरीके का यहाँ पे भी आपको इंटरफेस कुछ उसी तरीके का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको इंडाइसेस के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग तरीके के इंडाइसेस में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। फिर आपको टॉप गेनर देखते हैं, फिर आप टॉप लूजर देखते हैं, जैसे आपने एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे देखा था। कुछ अनाउंसमेंट अगर होता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, तो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। जनरली जो कंपनी एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड है तो उस कंपनी को अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एनएसई को भी बताने पड़ते हैं और बीएसई को भी बताने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग एज ए ट्रेडर बीएसई को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस जो है ये थोड़ा सा कन्वीनियंट और ईजी देखने को लगता है। इस कारण से यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और बाकी सारी चीजें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक जो टैब यहाँ पे ट्रेंडिंग का बना हुआ है, ट्रेंडिंग से मतलब ये है कि कुछ स्टॉक्स कौन से ट्रेंड कर रहे हैं बीएसई के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जनरली टॉप गेनर, टॉप लूजर या फिर जिसमें ज्यादा हाई वॉल्यूम होता है वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक बीएसई का म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, वो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। कुछ सेंसेक्स का व्यू देख सकते हैं कि सेंसेक्स का क्या आंकड़ा रहा, कहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आपको एनएसई में देखने को मिल रहा था टॉप कॉर्नर पे, वैसे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिल रहा है। सेम वही चीज जैसा आपको एनएसई में था ऐसे आप यहाँ से
देख सकते हैं। एक यहाँ पे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का भी टैब दिया हुआ है। कोई अगर चाहे तो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस बीएसई जो है वो प्रोवाइड कर रही है। हालांकि एनएसई इंडिया के बाद एनआईएसएम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप चाहें तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। जॉब के पर्पज से भी और नॉलेज के पर्पज से भी एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन जो है वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। नीचे आपको दिख रहा है कि मार्केट के क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ कंपनी ट्रेडेड, कितने ट्रेड हुए हैं, एडवांस कितने हुए और डिक्लाइन कितने हुए, ये ऐसे आपको देखने को मिल जाता है कि नई ऐसी कौन सी कंपनियां रही जिन्होंने अपना 52 हफ्ते का ऊंचा स्तर छुआ। तो 520 कंपनियां थी पुराने डेट के हिसाब से, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से। हर दिन ये चेंज होता हुआ आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को देख सकते हैं। क्लैरिटी के साथ में आप विजिट करेंगे अलग अलग टैब्स में तो आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन बेसिक तौर पे एनएसई इंडिया और बीएसई इंडिया ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरफेस का फर्क है। बीएसई पे जो ट्रेडर होते हैं वो अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको प्रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाती हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होता है। नीचे एक टैब यहाँ पे दिया हुआ है जून क्वार्टरली रिजल्ट का, जिसमें रिजल्ट आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव, आउटस्टैंडिंग, वेरी पॉजिटिव ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दरअसल में ये पावर्ड है एक वेबसाइट पे जो कि वेबसाइट है मार्केट्स मोजो। इस वेबसाइट का जो ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है कि कौन से स्टॉक में पॉजिटिव रहा, आउटस्टैंडिंग रहा, वेरी पॉजिटिव रहा, ये इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको नहीं बता रहा है, ये आपको मार्केट्स मोजो वाले ये शेयर कर रहे हैं। ये लोग पार्टनर हैं बीएसई के साथ में और ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पे, तो आपको और भी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कौन कौन से स्टॉक के बारे में क्या कंडीशन है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे और थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी आपको इस वेबसाइट के बारे में देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो ये कुछ डिटेल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तीसरी वेबसाइट जिसके बारे में मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा वो है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज में यहाँ पे बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी सेगमेंट की ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि गोल्ड की ट्रेडिंग क्या हुई थी, ये भी पिछले दिन का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। सिल्वर की कंडीशन क्या है, क्रूड ऑयल की कंडीशन क्या है, रबर, जिंक, लेड, कॉटन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, इसके भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट। जैसा मार्केट डाटा आपने एनएसई के वेबसाइट पे देखा था उसी तरीके से आप मार्केट डाटा एमसीएक्स की भी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं इसके वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि बुलियन में कौन सा प्रोडक्ट है, बेस मेटल में कौन सा प्रोडक्ट है, एनर्जी में कौन सा प्रोडक्ट है, और कुछ एग्री कमोडिटी के भी प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इसमें भी एमसीएक्स में भी एग्री कमोडिटी के कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। हालांकि जो एग्री कमोडिटी का प्रोडक्ट है उसके लिए एक डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज ही है, उसके लिए एक्सचेंज ही है एक अलग, जिसको हम एनसीडीईएक्स कहते हैं। तो ऐसे आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में जानना है, कमोडिटी मार्केट के बारे में अगर डिटेल लेनी है तो इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वेबसाइट है वो है एनसीडीएक्स। मैंने आपको बताया कि एनसीडीएक्स के वेबसाइट पे हम एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं। जीरा, धनिया, सोयाबीन, ये सब जो है, ये सब इसकी ट्रेडिंग जो है वो एनसीडीएक्स के वेबसाइट पे होती है। इसके प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको चना, बार्ली, बाजरा, वीट, मूंग, ये सब जो है ये सब इसके पल्सेस, सीरियल्स और पल्सेस में है। कैस्टर सीड, सोयाबीन, रिफाइंड सोया, मस्टर्ड ऑयल, इन सब की ट्रेडिंग भी यहाँ पे होती है। इसके बाद और भी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद मार्केट डाटा पे आप जाएंगे तो आपको मार्केट डाटा पे दिखेगा कि लाइव कोट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव कोट्स आप देख सकते हैं। हीट मैप देखना चाहें कि कौन से ओवरऑल कौन से किसमें किस तरीके के मूवमेंट देखने को मिले हैं वो आपको हीट मैप में दिख जाएगा। तो हीट मैप में देखिए धनिया जो है वो 3% की तेजी थी जिस दिन मैं ये बना रहा हूँ, उसके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये सब जो है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि हीट मैप में कि कौन में किसमें किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिला था। आप लाइव मार्केट वॉच करेंगे तो आप मार्केट डाटा पे जाएंगे, लाइव कोट्स पे जाएंगे तो आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कौन कौन से उसमें
कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, ये डेरिवेटिव मार्केट का पोर्शन है। मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव मार्केट जो है वो एक डिफरेंट मार्केट होता है। आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेरिवेटिव मार्केट की भी मैंने लिंक दी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कुछ चार्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप चार्टिंग टूल अगर यूज करना चाहें तो चार्टिंग टूल भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट्स बन रहे हैं, फॉर्मेशन है। आपको बाय करना पड़ेगा कुछ फीचर्स इसके। तो ये सब जो वेबसाइट हैं, ये मेजर वेबसाइट हैं। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएं, बीएससी की वेबसाइट पे जाएं। अगर आपको बुलियन, बेस मेटल, एनर्जी जैसे कमोडिटीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाएं। और अगर आपको कमोडिटीज जो कि एग्री कमोडिटी में आता है उसकी जानकारी लेनी है तो आप एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे जाएं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडाइसेस को लेकर के डिटेल चर्चा करूंगा, तो ये जो मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ ये पर्पसफुली बनाया गया है केवल इसीलिए कि लोग इंडाइसेस के बारे में जान सकें, इंडाइसेस के बारे में समझ सकें। ये वेबसाइट है niftyindices.com। मैं इन सारी वेबसाइट्स की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको सहूलियत हो। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये niftyindices.com है। इस पे आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के केवल इंडाइसेस के कंस्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि इंडाइसेस कौन कौन से हैं। तो मेजर इंडाइसेस आपको यहाँ पे देखने को जो मिलेगा वो कुछ ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस से मतलब ये है कि ओवरऑल आप क्या देखना चाहते हैं। तो निफ्टी 50 जो है ये आपके मार्केट को दिखाता है कि ओवरऑल जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी कंडीशन किस तरीके की है, उसमें गिरावट रही या तेजी रही, ये आपको निफ्टी 50 बताता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में जाएंगे तो जो अगला 50 है उसके बारे में, ये निफ्टी 100 है, टोटल कंबाइंड कर देंगे तो निफ्टी 100 हो जाएगा, निफ्टी 200, फिर निफ्टी 500, ऐसे ये ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस हैं। ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस से मतलब है कि आप ओवरऑल देखना चाहते हैं कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके के मूवमेंट जो है वो मार्केट में हो रहे हैं। ये कुछ इंडाइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये कुछ इंडाइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया गया है। और फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिड कैप का देख सकते हैं, स्मॉल कैप का देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रुझान क्या है, किधर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस तरीके का इंडाइसेस आप देख सकते हैं। दूसरा है सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल इंडाइसेस से मतलब ये है कि किसी एक सेक्टर के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, उस इंडिविजुअल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो आपको बताया जाएगा। तो जैसे अगर मैं चाहूँ तो ऑटोमोबाइल का सेक्टर देख सकता हूँ, निफ्टी बैंक का सेक्टर देख सकता हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर देख सकता हूँ, एफएमसीजी का देख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन से सेक्टर को देखना चाहता हूँ। अगर जैसे मुझे लग रहा है कि कल को जो रियलिटी सेक्टर है ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा तो मैं निफ्टी रियलिटी सेक्टर को देखूंगा। तो जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अलग अलग इंडाइसेस में क्या होता है। थीमेटिक इंडाइसेस से मतलब ये होता है कि थीम बेस्ड। अगर कोई थीम है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक थीम है कि मैं एनर्जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं उस थीम को पकड़ने की कोशिश करूंगा। सर्विस सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं उस थीम के इंडाइसेस को पकड़ने की कोशिश करूंगा, उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या मेरा जो तरीका है, मैं जो इन्वेस्ट करना चाहता हूं उसके लिए मैं किन किन चीजों को देखूं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रैटेजी इंडाइसेस का। अब स्ट्रैटेजी इंडाइसेस में आपको बहुत सारे नाम देख रहे होंगे। अब होता यह है कि जब हम कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम कोई ना किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिसकी वॉलेटिलिटी कम हो, जो बहुत ज्यादा ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए, अगर इस तरीके का अगर मेरा रहेगा व्यू, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इंडेक्स को देखना चाहूंगा जिसमें लो वॉलेटिलिटी हो। वो इस इंडेक्स को देखना चाहूंगा जिसमें वॉलेटिलिटी जो है वो लो हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ दिख रहा है आपको निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30। तो ये एक इंडेक्स है जहाँ पे लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पे बनाए गए हैं। तो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से स्टॉक जो हैं वो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में है। एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो में शेयर कर सकता हूं, लेकिन आज मैं बेसिक बता रहा हूं
तो बेसिक पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक मैं ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूं। इसके बाद अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो डिविडेंड वाले इंडेक्स पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक डिविडेंड वाले में हैं और उनमें क्या कंडीशन है, किस तरीके के परफॉर्मेंस रहा है, तो आप उस तरीके का इंडेक्स, तो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर इस तरीके से अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। आप इनकी अगर डिटेल स्टडी करेंगे तो आप खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मैं किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे लिए बेहतर होगा। नीचे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के इंडाइसेस, अलग अलग तरीके के इंडाइसेस बने हुए हैं, जिसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉन्ड्स वगैरह की प्राइसेस हैं वो सब आपको यहाँ पे उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा करने वाला हूँ निफ्टी 50 के बारे में, और उस इंडेक्स की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स मैंने आपको बताए, लेकिन एक मेजर जो इंडेक्स है वो आप निफ्टी 50 को मान सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम देखते हैं। एक और पोर्शन जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप चाहें तो लाइव इंडेक्स भी वॉच कर सकते हैं, कि अलग अलग तरीके के जो इंडेक्स हैं उसको मैं लाइव देखना चाहता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके का वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी क्या चल रहा है उनका, तो आप लाइव भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे इंडेक्स लाइव दिख जाएंगे, जब मार्केट ओपन होता है तो आपको ये सारे इंडेक्स लाइव चलते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो ये जो मैंने पीडीएफ आपसे शेयर किया है ये 30 जून 2021 के हिसाब से है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो आपको जो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो 30 जून 2021 के हिसाब से है। हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ थोड़ा बहुत डाटा इसमें आपको चेंजेस देखने को मिले। तो निफ्टी 50 में टोटल कितनी कंपनियां होती हैं? सबसे पहली चीज ये है कि ये 50 कंपनियां हैं, और ये किस बेसिस पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मेथड को ध्यान में रखते हुए। यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है इन 50 कंपनीज का, और 50 कंपनीज के कैलकुलेट करने के बाद निफ्टी का कैलकुलेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो ये है कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इसमें जो है वो 50 हैं, लॉन्च डेट इसका है 22 अप्रैल 1996 का, और जो बेस वैल्यू इसकी कैलकुलेट हुई है वो हुई है 1000 से। यानी कि इसकी जो गणना स्टार्ट हुई है, जो कैलकुलेशन इसका जो स्टार्ट हुआ है वो 1000 से स्टार्ट हुआ है। रियल टाइम के बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होता है। बेस डेट जो इसका लिया गया है ये 3 नवंबर 1995 का लिया गया है। यानी कि 1000 का जो कैलकुलेशन है वो बेस डेट के हिसाब से है। लॉन्च डेट जो है वो 22 अप्रैल 1996 को ये हुआ था। इसके बाद इसमें इंडेक्स रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग से मतलब है कि ये जो टॉप के 50 कंपनियां हैं, ये जो ऊपर की जो 50 कंपनियां हैं, इसमें से कुछ कंपनियां हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, कुछ कंपनियां होता है बुरा परफॉर्म करें, तो इसको रीबैलेंस करने की बात कही जाती है। कोई और कंपनी जो इंडेक्स के बाहर की है वो अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर रही है किसी निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में से, तो उसको रीबैलेंस किया जाता है। किसी स्टॉक को बाहर निकाल दिया जाता है, उसके जगह पे किसी और स्टॉक को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, ले आया जाता है। तो इसकी जो रीबैलेंसिंग होती है वो सेमी एनुअली, यानी कि 6 महीने के बेसिस पे आपको ये रिबैलेंसिंग देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं निफ्टी के, निफ्टी 50 के। इसके बाद इस साइड आपको देखने को मिल रहा है कि इसने क्वार्टर टिल डेट में कितना रिटर्न दिया है, ईयर टिल डेट में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल का रिटर्न इसका कितना था, 5 साल का रिटर्न इसका कितना है, और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न कितना रहा है। तो कई बार लोग इस रिटर्न को देखते हुए, 1 साल के रिटर्न को देखते हुए थोड़े अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि 1 साल में 52% का रिटर्न, प्राइस रिटर्न जो है ये देखने को मिल रहा है। तो ये हर बार देखने को नहीं मिलेगा ये, क्योंकि कोरोना को लेकर के मार्केट में करेक्शन हुआ था, और मार्केट में काफी बड़ा डाउनफॉल आया था, मार्केट 7500 पे पहुंच गया था, और 7500 का मार्केट अभी 15,800 15,700 के करीब में है। तो डबल ऑलमोस्ट मार्केट लोअर से मूव हो गया है, इसीलिए आपको ये जो रिटर्न है ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 52% का रिटर्न है। इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित होके आपको मार्केट में एकदम आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए कि लॉन्ग टर्म रिटर्न किस तरीके का रहा है। तो एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे, वैसे भी कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 12 से 15 का एवरेज रिटर्न आपको निफ्टी का देखने को मिलता है।
म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लोग रिटर्न कमाना चाहते हैं और वहां भी रिटर्न आपको मिलता है, 12 से 15% का रिटर्न आपको मिलता है। म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है डिटेल, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बेहतर ऑप्शन है निफ्टी इंडेक्स फंड, बहुत सारे कंपनियां ये लॉन्च की हुई हैं, आप इसमें चाहें तो निवेश कर सकते हैं अगर आप निफ्टी में इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और कोरिलेशन, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, ये थोड़ा सा लेवल अप है, मतलब बेसिक लेवल के अनुसार नहीं है। बीटा जनरली ये बताता है कि किसी चीज का जो मूवमेंट है वो किस तरीके का है, और निफ्टी का बीटा हमेशा 1 होता है। तो अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है, या अगर मान लीजिए कि किसी स्टॉक का बीटा 2 है, तो हम ऐसा कहते हैं कि जो स्टॉक 2% ऊपर चला जाएगा अगर निफ्टी में 1% की तेजी होती है तो ये बीटा का मतलब यही है। कोरिलेशन देखने को इसका निफ्टी के साथ में, निफ्टी 50 के साथ में कोरिलेशन देखा गया है, तो इसका सबका कोरिलेशन जो है वो 1 है। हालांकि हम किसी स्टॉक को जब कंपेयर करते हैं तो हम कोरिलेशन देखते हैं कि निफ्टी के साथ में उसका कोरिलेशन कैसा है, उन दोनों का रिश्ता किस तरीके का है, निफ्टी के साथ साथ चलता है तो किस तरीके से ऊपर जाता है, और नीचे गिरता है तो किस तरीके से नीचे गिरता है, तो वहां पे कोरिलेशन का जो पॉइंट है वो देखने को मिलता है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको निफ्टी का दिख रहा है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। तो ये थोड़े से फंडामेंटल एस्पेक्ट में आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि बिल्कुल बेसिक है, आप चाहें तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फंडामेंटल एनालिसिस का भी वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात आती है टॉप कंस्टिट्यूएंट्स की, तो कंस्टिट्यूएंट्स में सेक्टर की पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है, बैंकिंग वगैरह, उसका जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। आईटी का 17% का, ऐसे अलग अलग सेक्टर का आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के केवल एक ही स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको 0.64% का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिल रहा है इस सेक्टर से। स्टॉक्स जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज एट प्रेजेंट टाइम। ये भी चेंज हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 30 जून 2021 के हिसाब से है, तो ये भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से 10% का वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री का रहता है। हालांकि चेंजेस भी होते हैं, तो आपको इन दो में ही फाइट ज्यादा देखने को मिलेगी, कभी एचडीएफसी बैंक ऊपर, कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर। ये कैसे वेटेज कैसे डिसाइड होता है, जैसा आपने समझा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स है अलग अलग स्टॉक्स का। तो अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट होता है, किसी स्टॉक्स में गिरावट होती है, उस तरीके से उसका मार्केट कैप चेंज हो जाएगा। मार्केट कैप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टॉक के प्राइस के ऊपर और नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हर रोज चेंज होते नहीं है, लेकिन स्टॉक की जो कीमत है वो हर रोज चेंज होती है। तो अगर स्टॉक की कीमत हर रोज चेंज हो रही है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी चेंजेस आएंगे। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंजेस आएगा तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, निफ्टी के ऊपर पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग रिलायंस का जो वेटेज है वो 10% का है, एचडीएफसी बैंक का वेटेज भी लगभग 10% का है, और एचडीएफसी नीचे जो आपको दिख रहा है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका वेटेज भी 6.55 है। तो एचडीएफसी ग्रुप का जो वेटेज है वो आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे लगभग 10% का वेटेज एचडीएफसी बैंक का, और एचडीएफसी का लगभग 7% का वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 17% आपको एक ही ग्रुप का दबदबा आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो कभी भी आप अगर निफ्टी को समझना चाहें तो इन स्टॉक्स को ट्रैक करें, इन स्टॉक्स के ऊपर ही निफ्टी का मूवमेंट डिपेंड करेगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी निफ्टी के व्यू को, और आप अच्छे तरीके से निफ्टी को समझ भी सकते हैं। तो कई बार होता है मार्केट में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को ऊपर की तरफ मूव किया जाता है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को खरीदते हैं ताकि निफ्टी का वैल्यू बना रहे, निफ्टी मेंटेन रहे, और दूसरे स्टॉक्स को सेल करते रहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। सेक्टर रोटेशंस बहुत बार मार्केट में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक है निफ्टी के बारे में। नीचे आपको एक दिख रहा है इंडेक्स मेथोडोलॉजी, ये मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है कि हर 6 मंथ्स पे आपको ये चेंजेस रीबैलेंसिंग होती है, और भी अगर आप डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे और भी जो मेजर इंडाइसेस हैं उसकी चर्चा भी यहाँ पे लिखी गई है, लिखा गया है यहाँ पे कौन कौन से मेजर इंडाइसेस हैं। तो ये बेसिक है निफ्टी 50 के बारे में। इतना अगर आपको मालूम है, मार्केट अगर आप ट्रैक करते हैं, इतना अगर आप समझ लेते हैं, तो भी आप बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा नॉलेज आप रखते हैं।
तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इंडाइसेस के बारे में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था और इस वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है। आप चाहें तो और भी जो वीडियोस हैं उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगले सेशन में मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा ब्रोकर और उसके टाइप्स के बारे में, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और कुछ और भी बात करेंगे कि मार्केट में हम पैसा कैसे बनाते हैं, क्या मेथड है जिसके थ्रू हम मार्केट में पैसा है वो बना सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पे हम मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। बाकी और भी बेसिक वीडियोस के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।